Okay. Hello guys, I am Twinkle. I welcome to you all of you in my channel Nurse Sister. Our slogan is on the Vidyadhanam Sarvadhan Pradhanam. आज जो है हम एवर स्टार एमसीक्यू सेशन 7 के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं वो विथ रैशनल के साथ देखते हैं, ठीक है। और ये जो सेशन है वो ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। आज का जो सेशन है मेनली प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस के ऊपर है। दूसरा कि यहाँ पे हम आरआरबी, नॉर्थ सेट और सीएससी सिविल स्पेशली फोकसिंग रखने वाले हैं। और दूसरी बात कि जो भी फ्रेंड्स मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे मोटिवेशनल कोट्स। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। होता है ना कई लोग की जो कहते हैं कि मैं इसके जैसा हूँ या मैं इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ, है ना। तो ये कैसा है, बहुत ही अपमान आप खुद का कर रहे हो कि आप उसका नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो कैसा है, क्या है उसका इनर सेल्फ वी डोंट नो। वो क्या एफर्ट करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। हमने कोई एक चीज़ जान ली कि जो हमसे थोड़ी घिनौनी है तो हमने उसके लिए क्या बता दिया कंपैरिजन में कि हाँ मैं तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। खुद को कैसे तराशना है वो खुद तराशिए, किसी और को देख के खुद को वो मत कीजिए, ठीक है। खुद की सबकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है, अलग अलग माइंड थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे लेक्चर्स को देख के जो हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स की जो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलते, उनका आज जन्मदिन है, तो हम दिल से उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर माया बहन, ठीक है। और आपका जो गोल है वो बहुत ही जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। ये हम विश करेंगे। और इसी के साथ हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप भी इसी तरह से बराबर बिल्कुल कमेंट्स करते रहिए, क्वेश्चन का भी कमेंट कीजिए समझ के, है ना। चलो, विच टाइप ऑफ फ्लूइड क्रिएट्स एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड डिराइव्स फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द इंट्रावास्कुलर स्पेस इज नोन एज। ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है और वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस से इंट्रावास्कुलर स्पेस में जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या नॉर्मोटोनिक। तो इसको क्या बोला जाता है, हाँ, फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द इंट्रावास्कुलर स्पेस हाइपरटोनिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो हम क्या सही आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद एक्यूट रीनल फेल्योर विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड। एक पेशेंट है जिसके अंदर एक्यूट रीनल फेलियर हो चुका है, उसके अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। पहली बात कि अल्कलोसिस, एसिडोसिस, पीएच, एसिड बेस कोई भी बैलेंस आपको देखना है तो आपको आर्टेरियल ब्लड गैस की स्टडी करनी पड़ेगी कि जिसका ब्लड हम आर्टरी से कलेक्ट करते हैं, हेपेटाइज्ड सिरिंज का यूज़ करते हैं, है ना। तो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड एसिड बेस इम्बैलेंस यहाँ पे एक्यूट रिनल फेलियर है, तो किडनी का फंक्शन जो है वो सडन लॉस होगा। सडन लॉस होने की वजह से लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, और वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जमा होना चालू होगा। एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। किडनी का जो रोल है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। किडनी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है किसके अंदर, तो मेंटेनिंग द बॉडीज एसिड बेस इक्विलिब्रियम, जो अब नहीं कर पाएगी। इन एक्यूट रिनल फेलियर द इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट रिजल्ट इन डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल्स एंड इंक्रीज द ब्लड एसिडिटी। बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज होगा और ब्लड एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी। दिस लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय लो सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, बाइकार्बोनेट डेफिसिट एंड डिक्रीज इन ब्लड पीएच। प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द
Underlying cause of the acute renal failure are important for restoring renal function and correcting the acid base imbalance. तो क्या आंसर सही रहेगा? यस, पीएच जो है वो क्या होगा? क्या होगा पीएच? यस, पीएच क्या होता है ना? तो पीएच जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने बोला कि इम्पेयर्ड ऑक्सीजन होता है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे जो पीएच है वो डिक्रीज जाएगा और बाइकार्बोनेट लेवल भी जो है वो क्या होगा? तो वो भी डिक्रीज जाता है ना? तो इसी की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर? तो आंसर ए इज करेक्ट। व्हेन द एक्यूट रेनल फेलियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर एन एडल्ट मेल? अभी मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है एंडोट्रेकियल ट्यूब में कैसे ढूंढ के निकालते हैं और सब, है ना? तो एडल्ट मेल के अंदर अगर हम बोले 6 mm, 7 mm, 8 mm या जो है 9 mm, तो एडल्ट के अंदर जो है हम कितने की यूज़ करते हैं? 8 mm की। कितने की करते हैं? 8 mm की। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज करें। बाकी बच्चों वाला मैंने पूरा आपको लिखवाया हुआ है कि प्री मैच्योर है तो 2.5 mm ऑफ ID, 0 to 6 months का बेबी है तो 3 to 3.5 mm ऑफ ID, और 6 months से 1 year तक का है तो 3.5 से 4 mm ऑफ ID का ET ट्यूब हम यूज़ करते हैं। गुड। एडल्ट मेल के लिए 8 mm का यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि इन एपिडेमियोलॉजी द सिवियरिटी ऑफ अ डिजीज इज मेजर्ड बाय। एपिडेमियोलॉजी की मदद से हम कौन सी डिजीज़ की सिवियरिटी को मेज़र कर पाते हैं? केस फर्टिलिटी रेशियो को, प्रिवेलेंस को, इंसिडेंस को, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम बोले कि केस फर्टिलिटी रेशियो जो है वो रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल डायग्नोज्ड विथ अ पर्टिकुलर डिजीज who die as a result of that disease. It provides an indication of the severity of the disease and its potential to cause fatal outcomes. ठीक है, अदर मेजर्स जो है वो एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड द प्रिवेलेंस के हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन बी विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ डिजीज इन अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम, और जो हम बात करें इंसिडेंस तो वो क्या है? न्यू केसेस है। प्रिवेलेंस क्या है? तो वो एक टोटल केसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो केस फर्टिलिटी रेशियो जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पर्टिकुलर डिजीज़ देखना पड़ेगा और कितने लोग वहाँ पे डाई हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो एपिडेमियोलॉजी में सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ तब देखे जाते हैं जब क्या मिलता है? केस फर्टिलिटी रेशियो देखा जाए, बराबर, वो मापा जाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सिर्फ न्याय केस और टोटल केस से पता नहीं चलेगा। कोविड-19 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या था वो? पैंडेमिक था, एपिडेमिक था, एंडेमिक था, या स्पोरेडिक था? तो कैसा था कोविड-19? हम सबको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक था, वर्ल्ड वाइड फैल चुका था, है ना? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, और ये जो था वो कोज्ड हो रहा था किससे? SARS-CoV-2, मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, है ना? कोविड वायरस 2, ठीक है, उससे हो रहा था, और ऐसा WHO ने डिक्लेयर किया था कि ये SARS-CoV-2 से होने वाला है ना? चलो नेक्स्ट क्या है, देखो कि फीमेल वाइल लिविंग फ्रॉम द होम फॉर मार्केट फील्स एंजाइटी। एक फीमेल है वो घर छोड़ के मार्केट जा रही है, उसको अभी डर और एंजाइटी लग रही है ड्यूरिंग लिफ्टिंग एंड वाइल ट्रैवलिंग अलोन इन कार, कि जब वो लिफ्ट में बैठती है या फिर वो कार में ट्रैवल करती अकेली। दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्लोस्ट्रोफोबिया का, मतलब कि क्लोज स्पेस से डर लगना। अघोराफोबिया, अक्रोफोबिया मतलब कि हाइट से डर लगना। हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगना। तो क्या आएगा? क्लोज स्पेस से इसको डर लगता है ना, कि घर को छोड़ा, अकेली लिफ्ट में बैठी है, अकेली बाहर ट्रैवल कर रही है कार में, तो उसको डर लगता है। क्लोस्ट्रोफोबिया, इसको क्लोज स्पेस से डर लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डाइसल्फराम इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक स्मोकर, या ऑल ऑफ द अबोव? तो ये डाइसल्फराम जो है वो ऐसी मेडिकेशन है दैट इज़ यूज्ड एज अ डेटरेंट टू अल्कोहल कंजप्शन। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। किसका जो एंजाइम कौन सा है जिसको ये इनहिबिट करती है? तो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है डाइसल्फराम, विच प्लेज अ रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, कि यही जो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वहीं अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, उसी को ये इनहिबिट कर देती है। व्हेन डाइसल्फराम इज टेकन
एंड अल्कोहल इज़ कंज्यूम, जब आप पेशेंट को डाइसल्फाराम दे देते हो, बाद में जब पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है तो इट लीड्स टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन द बॉडी। तो इसकी वजह से बॉडी में एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होता है और उसकी वजह से पेशेंट में अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं, नोजिया, फ्लसिंग, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन एंड हेडेक। ठीक है, जो अल्कोहल पीने से अभी तक पेशेंट को बहुत ही मज़ा आ रहा था, अब उसी की वजह से पेशेंट को जो है वो डिफ़िकल्टीज, अनप्लीजेंट सेंसेशन, बराबर, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, वो सब हो रहा है। तो पेशेंट ऐसा सोच सकता है कि अब मुझे अल्कोहल नहीं पीना चाहिए क्योंकि अब मेरी बॉडी को ये सूटेबल नहीं है ना, और वो बंद कर देगा। ठीक है, तो डाइसल्फाराम जो कॉमनली यूज्ड होती है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम याद रखना, क्योंकि अभी एडवांस क्वेश्चन आते हैं और उसमें ये सब पूछते हैं। अभी देखो, विच कैन्यूला नंबर यूज्ड इन बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए मैंने बोला था कि जितना नंबर कम उतना ही उसका बोर जो है वो बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम कैसा यूज़ करते हैं, जिसका वाइट बोर हो वो। ठीक है, 18, 21, 22 या 24। तो क्या आएगा, देखो कि ये हमने आगे भी देखा हुआ है। देखो, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जब आप MCQ सेशन अटेंड करते हो तो रिपीटेशन में मिलेंगे, तो ये एक टाइप का आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ एवेस्टर MCQ को अटेंड कीजिए, मैं जो लेक्चर्स रखती हूँ वो सब देखिए, रिवाइज कीजिए। मैं बोल सकती हूँ ना पूरी सियोरिटी के साथ इतना कि आप एग्ज़ाम दे के आओ फिर बोलना। ठीक है, तो ऐसे ही तो नहीं बोलूँगी ना मैं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ आपको जो है वो रिवीजन करते रहना। ओके, तो ये जो कैन्यूला है वो कौन सा है कि जो ब्लड वेसल्स में डिलीवर करता है फ्लूइड या मेडिकेशंस के लिए, बराबर, तो वो होता है 18 गोज का, है ना। तो क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये डायरेक्ट भी याद रखना कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम 18 गोज ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कट ड्यूरिंग एपिजियोटॉमी एक्सेप्ट, जब हम एपिजियोटॉमी करते हैं तो सारे मसल्स कट होते हैं एक को छोड़ के, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स, पेरिनियल मसल्स, स्फिंक्टर एंड आई मसल्स, बल्बोस्पॉन्जियस मसल या लिवेटर एंड आई मसल्स। तो एपिजियोटॉमी एक सुपरफिशियल, डीप ट्रांसवर्स, पेरिनियल मसल्स, बल्बोस्पॉन्जिनियस मसल्स एंड दी लिवेटर एंड आई मसल्स आर टिपिकली कट। एपिजियोटॉमी जो है वो एक बोल सकते हैं हम कि सर्जिकली इंसिजन है जो हम पेरिनियम पे बनाते हैं, एरिया बिटवीन दी वजाइना एंड एनस, उसको पेरिनियम बोलते हैं। वजाइना और एनस के बीच का जो पार्ट है उसको पेरिनियम एरिया बोलते हैं, वहाँ पे हम कट लगाते हैं, उसको एपिजियोटॉमी बोलते हैं। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एनलार्ज दी वजाइनल ओपनिंग, जिसकी वजह से वजाइनल ओपनिंग थोड़ा बड़ा हो सके और बेबी की डिलीवरी ईजी हो सके। द पर्पस ऑफ कटिंग दिस मसल्स इज़ टू प्रिवेंट एक्सटेंसिव टीयरिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू द एनल स्फिंक्टर। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स को टीयरिंग ना हो बहुत ज़्यादा, बराबर, फोर्सेस ना लगे और एनल स्फिंक्टर को जो है वो डैमेज होने का रिस्क कम रहे। बाय मेकिंग कंट्रोल्ड इंसिजन in these muscles, the episiotomy provides controlled tissue release. The incisions are repaired after childbirth to promote proper healing. और चाइल्डबर्थ के बाद जो है यहाँ पे सूचर्स ले लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हीलिंग होना भी चालू हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे इसकी वजह से वजाइनल हेमेटोमा की साइन भी देखने को मिलती है ना। अच्छे से इसका ड्रेसिंग और सब रखना पड़ता है, अदरवाइज इन्फेक्शन लगने का चांसेस भी हाई होता है। तो ये जो मसल्स हम बोले एपिजियोटॉमी के लिए, तो सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स कट होता है, स्फिंक्टर एंड आई मसल्स, बल्बोस्पॉन्जिनियस भी कट होता है, पर लेविटर एंड आई जो है उसका जो है वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, कट होने का। तो क्या आएगा कि लिवेटर एंड आई मसल्स इसमें नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब कि वीनिंग फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अप टू, हम कब से स्टार्ट करते हैं बच्चों के अंदर, 6 मंथ्स पे, 12 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे कि 3 मंथ्स पे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग EBF जो है वो टिल 6 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ माता का ही दूध पिलाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से ही सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर बच्चे में कोई डिजीज़ है और आपको मेडिकेशन देना पड़ रहा है तो वो अलग चीज़ है। बच्चे को डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है और अगर आप उसको ORS दे रहे तो वो अलग चीज़ है।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा हेल्दी रहता है। तो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ भी नहीं देना होता है 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के बाद बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, इसके लिए हमको उसे उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और विनिंग फूड बोलते हैं जिसको, वो देना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में ही एक्स्ट्रा फूड देना। हम बोले कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कब तक करवाना चाहिए, तो 2 ईयर्स तक करवाना चाहिए, और वो भी एक्स्ट्रा फीडिंग के साथ, क्योंकि अब 6 मंथ्स के बाद वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली 6 मंथ्स के बाद ही जो है, या 6 मंथ स्टार्टेड अप टू हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि विनिंग फूड। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो। और ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं डिलीवरी के, तो एज सून एज पॉसिबल। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो विद इन 30 मिनट्स, और अगर उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो 2 आवर्स के अंदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग देना स्टार्ट कर दिया जाता है। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो उसमें देखो क्या बताया आपको कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस, बराबर। कौन सा मेन पर्पस आपको बताया है कि ऑफ क्लीनिंग द इनर कैन्यूला ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी, बराबर। इनर कैन्यूला ऑफ ट्रैकियोस्टोमी जो है वो हम क्लीन करते हैं, है ना। तो उसमें क्या बोला है कि ड्यूरिंग ऑफ द इनर कैन्यूला ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब ड्यूरिंग द ट्रैकियोस्टोमी केयर। मेन पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम इनर ट्यूब को क्लीन ट्रैकियोस्टोमी केयर के दौरान? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एट द ट्रैकियोस्टोमी साइट, to facilitate healing and prevent skin excoriation, to maintain patency of the airway, या to promote the comfort। ऑब्वियसली हम इनर कैन्यूला इसके लिए क्लीन करते हैं कि वहाँ पे जो भी सिक्रीशन है कि जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वो हम क्लीन कर पाए, और जो एयरवे पेटेंसी है वो हम मेंटेन कर पाए। तो हम इनर कैन्यूला ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी को इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि एयरवे पेटेंसी को मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ओके, ये सारे केस सिनारियो वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ नर्स इज प्रोवाइडिंग ट्रैकियोस्टोमी केयर फॉर अ पेशेंट विद डिस्पोजेबल इनर कैन्यूला। एक नर्स है वो ट्रैकियोस्टोमी केयर कर रही है, डिस्पोजेबल इनर कैन्यूला है। व्हाट शुड द नर्स डू विद द इनर कैन्यूला ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टोमी केयर, और ट्रैकियोस्टोमी केयर के दौरान ये इनर कैन्यूला का क्या रोल है, क्या करेगी नर्स इससे? क्लीन इट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड रिप्लेस इट। और देखो इसी से आंसर मिल जाना चाहिए कि डिस्पोजेबल है, तो रिमूव इट एंड रिप्लेस इट विथ अ न्यू वन, लीव इट इन अ प्लेस, क्लीन इट विथ नॉर्मल सलाइन एंड रिप्लेस इट। क्योंकि ये डिस्पोजेबल है तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे और नए जो है इनर कैन्यूला से उसको रिप्लेस करेंगे, है ना। रिमूव कर देंगे जो पुराना है उसको, और रिप्लेस इट विथ अ न्यू वन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो। When should a nurse perform tracheostomy care for a patient? नर्स जो है वो नॉर्मली कितनी बार ट्रैकियोस्टोमी केयर कर सकती है, कितने ड्यूरेशन से कर सकती है? एवरी 4 आवर्स, एवरी 8 आवर्स, और वैन एवर ड्रेसिंग आर सॉइल्ड, बराबर, एवरी 8 आवर्स, या फिर जब भी ड्रेसिंग उसका बिगड़ा हुआ लगता है तब, वंस अ डे या ट्वाइस अ वीक। तो ऑब्वियसली एवरी 8 आवर या बीच में कभी भी उसका ड्रेसिंग सॉइल्ड लग रहा है तब भी वो करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टोमी केयर द नर्स ऑब्जर्व्स दैट द पेशेंट्स नेक अपीयर्स टू बी स्वॉलन। नर्स जब ट्रैकियोस्टोमी केयर कर रही थी उसने देखा कि नेक जो है पेशेंट का वो स्वॉलन है, सूजा हुआ है, विद अ क्रैकलिंग सेंसेशन अंडर द स्किन अराउंड द ट्रैकियोस्टोमी साइट। और जहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी साइट है वहाँ पे उसकी स्किन पे क्रैकलिंग सेंसेशन फाइंड आउट हो रहा है। द नर्स रिकॉग्नाइजेज दिस, तो नर्स क्या बोलेगी कि ये क्या है? एन एलर्जिक रिएक्शन टू द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, एन अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तो जहाँ पे नेक पे स्वेलिंग है, क्रैकलिंग सेंसेशन अंडर द स्किन अराउंड द ट्रैकियोस्टोमी साइट है, ये सब इंडिकेट करते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा को। वेयर एयर गेट्स ट्रैपेड अंडर द स्किन, मतलब कि जो एयर हम दे रहे हैं ना ट्रैकियोस्टोमी से वो ट्रैप्ड हो रही है स्किन के अंदर, जैसे कि आईवी में इनफिल्ट्रेशन होता था, है ना, वैसे यहाँ पे एयर का ट्रैपेड होता है, उसको बोलते हैं, और पूरा स्वॉलन देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। सबक्यूटेनियस मतलब कि स्किन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। देखो लग रहा है मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए कि ईजी है,
जब डायरेक्ट आएगा तो आपको थोड़े हार्ड लगेंगे, पर ये समझा हुआ होगा, रिवाइज क्या होगा तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, है ना। चलो, आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रेक्योस्टोमी केयर व्हाट शुड द नर्स डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स चार्ट। ट्रेक्योस्टोमी केयर करने के बाद नर्स जो है वो पेशेंट्स के चार्ट में क्या डॉक्यूमेंट करेंगी। पेशेंट्स लेवल ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, टाइम ऑफ द नेक्स्ट शेड्यूल्ड ट्रेक्योस्टोमी केयर, सक्शनिंग डन, ट्रेक्योस्टोमी केयर कैरिड आउट, ड्रेसिंग चेंज एंड ऑब्जर्वेशंस एंड पेशेंट्स डाइटरी इंटेक्ट। ऑब्वियसली नर्स क्या लिखेंगी कि मैंने ट्रेक्योस्टोमी केयर की तो उसमें सक्शनिंग कर दिया है, उसमें ट्रेक्योस्टोमी केयर अभी मैंने कैरी कर दी है, ड्रेसिंग भी चेंज किया है, और मुझे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है कि जब मैंने मेरे टाइम पे ट्रेक्योस्टोमी किया तो उसकी स्किन कुछ ऐसी थी, ठीक है, उसका साउंड कुछ ऐसा था, उसका इनर कैन्यूला मैंने चेंज किया है, ठीक है, सिक्रीशन सक्शन किया तो उसमें क्या देखने को मिला, ये सब कुछ वो लिखेंगी, ठीक है। उसमें कंफर्ट कितना मिला पेशेंट को वो नहीं देखना है, वो लिखना भी नहीं है, और नेक्स्ट शेड्यूल कब करना है वो अभी से नहीं वो कर देना है, क्योंकि अचानक से इमरजेंसी हुई, अचानक से पेशेंट को स्ट्राइडर या वैसे साइन आ रहे हैं, बराबर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीथ साउंड्स को डिफ़िकल्टी वाले आ रहे हैं, तो हमको अभी के अभी सक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रेक्योस्टोमी केयर भी करनी पड़ सकती है अगर कुछ डिस्क्लोज या ऐसा हो जाए तो अभी की अभी तो हम ये नहीं कर देंगे कि नेक्स्ट शेड्यूल अब हम इस दौरान करेंगे। ओके, डाइटरी इंटेक भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा कि सक्शनिंग डन, ट्रेक्योस्टोमी केयर कैरिड आउट, ड्रेसिंग चेंज एंड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ड्यूरिंग ट्रेक्योस्टोमी केयर द नर्स शुड असेस द कंडीशन ऑफ द स्टोमा, ठीक है। ट्रेक्योस्टोमी केयर करते वक्त नर्स जो है वो स्टोमा को असेस कर रही है कि जिसको बना के ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, नेक में बनाते हैं ना उसको। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड इंडिकेट पोटेंशियल इन्फेक्शन। ऐसा तो कौन सा फाइंडिंग दिखाई देगा कि नर्स बोलेगी कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। ड्राइनेस अराउंड द स्टोमा, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द स्टोमा, माइल्ड डिस्कम्फर्ट इन द स्टोमा, या इचीनेस अराउंड द स्टोमा। तो ऑब्वियसली जब भी स्टोमा के साइड पे रेडनेस, स्वेलिंग, प्रेजेंस ऑफ प्यूरुलेंस और ब्लीडिंग देखने को मिले तो उसको ही बोलते हैं इन्फेक्शन की साइन। वारंट कल्चर टेस्ट, और ये जब दिखता है तो हमको कल्चर टेस्ट भी परफॉर्म करवाना है। तो क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, रेडनेस एंड स्वेलिंग जो है अराउंड द स्टोमा वो दिखा रहा है कि स्टोमा जो है वो वुंड पे इन्फेक्शन है। The nurse is cleaning the inner cannula of a tracheostomy tube. After cleaning the cannula with a brush, inner cannula वो क्लीन कर रही है और वो ब्रश से क्लीन किया। What should be nurse do next? अब बाद में क्या करेगी, ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार डिस्पोजेबल ही हो, उसको फेंक ही दे, नया ही रिप्लेस करे, है ना। तो ड्राई द कैन्यूला विथ स्टेराइल गोज, रिंस द कैन्यूला इन स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, रिप्लेस द कैन्यूला इमीडिएटली, या अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू द कैन्यूला। तो आफ्टर क्लीनिंग द कैन्यूला, ब्रशेस उसको साफ करने के बाद वो नॉर्मल सलाइन में उसको रखेगी, रिंस्ड करेगी, रिमूव रेजिडुअल सॉल्यूशन एंड एनी डिस्लोज्ड डेब्रिज, और उसके अंदर कोई भी डिस्लोज्ड डेब्रिज है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगी। तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा, बी, रिंस द कैन्यूला इन स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोस्टली क्वेश्चन ट्रेक्योस्टोमी के ऊपर से है ना। चलो नेक्स्ट क्या है कि द नर्स इज चेंजिंग द ड्रेसिंग ऑफ अ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, वो ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का ड्रेसिंग चेंज कर रही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस एक्शन, तो ये ड्रेसिंग चेंज करती उसके पीछे प्राइमरी पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट स्किन एक्सकोरिएशन अराउंड द ट्रेक्योस्टोमी साइट, क्योंकि स्किन एक्सकोरिएशन ना हो ट्रेक्योस्टोमी साइट की, इसीलिए टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी के लिए, टू प्रमोट कंफर्ट के लिए, टू फैसिलिटेट द हीलिंग ऑफ द ट्रेक्योस्टोमी साइट। तो हम ड्रेसिंग चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि स्किन ब्रेकडाउन ना हो, स्किन एक्सकोरिएशन ना हो। स्किन एक्सकोरिएशन को बोलते हैं स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है, ट्रेक्योस्टोमिक साइट पे, विच कैन अकर ड्यू टू मॉइस्चर, प्रेशर और फ्रिक्शन फ्रॉम द ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। जो ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के कंटिन्यूअस मॉइस्चर की वजह से, प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, इसीलिए हम ड्रेसिंग चेंज करके वो असेस भी करते हैं, ठीक है। तो क्या करेक्ट आएगा कि टू प्रिवेंट स्किन एक्सकोरिएशन अराउंड द ट्रेक्योस्टोमी साइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखो क्या है कि अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू सक्शन अ पेशेंट्स ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब। नर्स जो है वो ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब को सक्शन करने की तैयारी कर रही है। वाई इज दिस प्रोसीजर नेसेसरी? क्यों ये प्रोसीजर करना, सक्शनिंग करना ज़रूरी है? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एट द ट्रैक्योस्टोमी साइट, इन्फेक्शन ना हो ट्रैक्योस्टोमी साइट पे, इसीलिए। टू फैसिलिटेट हीलिंग एंड प्रिवेंट स्किन एक्सकोरिएशन अराउंड द ट्रैक्योस्टोमी साइट, टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी या टू प्रमोट कंफर्ट। तो ऑब्वियसली हम सक्शन इसलिए करते हैं कि एयरवे पेटेंसी मेंटेन हो पाए, है ना। इन्फेक्शन को रोकने के लिए सक्शन कोई काम का नहीं है। हीलिंग और उसके लिए तो हमने अभी ट्रैक्योस्टोमी ड्रेसिंग की बात की थी, बराबर। इसमें कंफर्ट भी कुछ वो नहीं आया, कंफर्ट भी ड्रेसिंग चेंजिंग में ही हो सकता है। तो सक्शनिंग हम करते हैं एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, है ना। चलो, while performing tracheostomy cure, the nurse is asked to examine the neck for subcutaneous emphysema। जब नर्स पेशेंट की ट्रैक्योस्टोमी केयर कर रही है, वो नेक को एग्जामिन करती है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा को देखती है। व्हाट वुड दी नर्स बी लुकिंग फॉर? तो उसके लिए वो क्या देखेंगी? स्वेलिंग एंड रेडनेस अराउंड द स्टोमा, इंक्रीज्ड वार्मथ एंड टेंडरनेस अराउंड द स्टोमा, क्रैकलिंग सेंसेशन अंडर द स्किन अराउंड द स्टोमा, या ड्रेनेज और पस अराउंड द स्टोमा। देखो, तो ऑप्शन ए जो स्वेलिंग एंड रेडनेस बताता है, ऑप्शन बी वार्मथ एंड टेंडरनेस, एंड ऑप्शन डी जो पस बताता है, वो तीनों के तीनों ए बी डी तीनों के तीनों इन्फेक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमको इन्फेक्शन नहीं पूछा है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा पूछा है। और उसमें क्या था कि नेक के आजू बाजू स्वॉलन दिखना और क्रैकलिंग सेंसेशन स्किन में देखने को मिलना, है ना। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा कि क्रैकलिंग सेंसेशन अंडर द स्किन अराउंड द स्टोमा, है ना। ओके, क्योंकि इट कैन अकर ड्यू टू द लीक अराउंड द ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब। क्या लीक हो रहा है? एयर गेटिंग ट्रैपेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। इन्फेक्शन के लिए कुछ अलग है, ठीक है। स्किन एक्सकोरिएशन ब्रेकडाउन के लिए कुछ अलग है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा के लिए भी कुछ अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो क्या बोला है कि अ नर्स इज परफॉर्मिंग ट्रैक्योस्टोमी केयर फॉर अ पेशेंट एंड नोटिस अ फाउल ऑडर कमिंग फ्रॉम द स्टोमा। ट्रैक्योस्टोमी केयर कर रही है और वो ऐसा नोटिस करती है कि स्टोमा की साइड से गंदी स्मेल आ रही है। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? तो इसमें नर्स क्या ढूंढेगी? नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है ये, नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होती तो गंदी स्मेल ना आती। इन्फेक्शन हुआ है ट्रैक्योस्टोमी साइट पे, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हुआ है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा होता तो नेक साइड पे स्पोलन और क्रैकलिंग सेंसेशन देखने को मिलता। नीड फॉर ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब रिप्लेसमेंट करने की, स्टोमा बिगड़ा है, कहाँ पे ट्यूब को रिप्लेसमेंट करोगे? तो क्या करेक्ट आएगा? इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से पस हो गया है और पस की वजह से यहाँ पे गंदी बदबू आ रही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट? यस, ओके, चलो वेरी गुड। अभी नेक्स्ट देखो क्या है कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू क्लीन अ ट्रैक्योस्टोमी साइट। नर्स जो है वो ट्रैक्योस्टोमी साइट को क्लीन कर रही है। द नर्स शुड प्राइमरीली यूज विच सॉल्यूशन टू क्लीन दिस साइट। इस साइट को क्लीन करने के लिए नर्स कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेगी? फुल स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करेंगी, स्टेराइल वाटर यूज़ करेंगी, नॉर्मल सलाइन NaNH का यूज़ करेंगी, या हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्सड विद द नॉर्मल सलाइन। अगर बोला होता कि इनर कैन्यूला को उसने रिंस्ड किया, बराबर ब्रश से साफ़ किया, तो अब उसको नॉर्मल सलाइन से वो रिंस कर सकती है, डेब्रिस को निकाल सकती है। पर यहाँ पे ट्रैक्योस्टोमी साइट को क्लीन करना है तो उसके लिए हम हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके यूज़ करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट रहेगा हमारा? डी। ठीक है, क्या करेक्ट रहेगा? डी, कि उसका दिस कॉम्बिनेशन मतलब कि हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मिक्स विथ नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन जो है वो इफेक्टिवली लूजन द ड्राई क्रस्टेड सिक्रेशन विच कैन प्रमोट द बैक्टीरियल ग्रोथ। वो क्या करता है कि जो क्रस्टेड सिक्रेशन होता है उसको लूजन करता है, निकाल देता है, और जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम ये सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बराबर। डी करेक्ट है, यहाँ पे बी नहीं है। ठीक है, क्या करेक्ट है? डी करेक्ट है। ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे डी करेक्ट आएगा, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द नॉर्मल सलाइन। ठीक है, चलो वेरी गुड।
The nurse is preparing to clean a tracheostomy site. The nurse should primarily use which solution to clean this site. तो साइट क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, अभी हमने देखा ना, ये तो क्लियर वही का वही आया ना. ओके, तो ऑप्शन डी आएगा ना. ओके, चल. A patient has a tracheostomy with a disposable inner cannula. ट्रैकोस्टॉमी, उसका इनर कैन्युला डिस्पोजेबल है, मतलब कि एक बार निकाला उसको फेंक दो, रिप्लेस कर दो दूसरे के साथ. व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर द इनर कैन्युला ड्यूरिंग ट्रैकोस्टॉमी केयर? तो आप नर्सिंग एक्शन क्या है आपकी ये इनर कैन्युला को लेके जो डिस्पोजेबल है? क्लीन द कैन्युला विथ ब्रश एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड देन रिप्लेस इट. लीव द कैन्युला इन प्लेस. rinse the cannula with normal saline, dry it and then replace it. Remove the cannula and replace it with a new one. देखो, इसको कुछ नहीं करना है, रिमूव कर दो, उसकी जगह नया डाल दो, क्योंकि डिस्पोजेबल है, क्यों उसको धोना है और सब करना है, फिर उसको फेंकोगे हैं? उससे अच्छा है ना कि आप उसको ऐसे कैसे रिमूव कर दो और नया वहाँ पे लगा दो. डिस्पोजेबल है तो यही होगा. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि a nurse observes that a patient's tracheostomy site is showing signs of redness, swelling and purulence. ट्रैकोस्टॉमी साइट पे पेशेंट की रेडनेस, स्वेलिंग एंड प्यूरुलेंस मतलब पर्स देखने को मिल रहा है. इन्फेक्शन के साइन है ना. द नर्स शुड सस्पेक्ट, तो क्या सस्पेक्ट मिलेगा? ट्रैकोस्टॉमी ट्यूब इज टू लार्ज है, इसकी वजह से. द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एन एलर्जिक रिएक्शन टू द ट्रैकोस्टॉमी ट्यूब. ये ट्रैकोस्टॉमी ट्यूब की वजह से ना पेशेंट को एलर्जी हो गई है. द ट्रैकोस्टॉमी साइट इज इन्फेक्टेड. द पेशेंट हैज सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा. तो क्या आएगा? इन्फेक्टेड की वजह से हुआ है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. चलो, अभी तक आपको ट्रैकोस्टॉमी के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, है ना. चलो देखो कि ड्यूरिंग ट्रैकोस्टॉमी केयर अ पेशेंट शोज साइंस ऑफ डिस्ट्रेस. जब हम ट्रैकोस्टॉमी केयर कर रहे हैं, पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस दिख रहा है. वाइल द नर्स इज सक्शनिंग द ट्रैकोस्टॉमी ट्यूब, कि जब नर्स सक्शनिंग करती है ट्रैकोस्टॉमी ट्यूब को तब. What is the most appropriate nursing intervention? Stop suctioning and allow the patient to rest. Continue suctioning until all secretion are removed. Notify the healthcare provider. या एडमिशन ऑक्सीजन टू द पेशेंट. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम सक्शनिंग जब भी करते हैं पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा. ठीक है, इसीलिए देते हैं, है ना. फिर भी अगर सक्शनिंग करते हैं और पेशेंट डिस्ट्रेस्ड हो जाता है तो सबसे पहले तो हमको सक्शनिंग को बंद करना है, पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने देना है. अगर ब्रेडिकार्डिया और वो सब हो जाए तो ऑक्सीजन देना है, फिर से, और फिर सक्शनिंग करना है. ब्रीथ साउंड्स को देख के समझ आ रहा है बराबर. बाकी इस कंडीशन में सिर्फ डिस्ट्रेस है तो हम सक्शनिंग को स्टॉप करेंगे, रेस्ट करने देंगे, फिर से सक्शनिंग करेंगे. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है. और ऐसा नहीं कि ये ट्रैकोस्टॉमी सक्शनिंग है इसीलिए पेशेंट को डिस्ट्रेस हुआ और हम ऐसा करेंगे. अब कोई भी सक्शन कर रहे हैं और पेशेंट डिस्ट्रेस होता है तो हम यही फॉलो करेंगे. ब्रेडिकार्डिया होता है तो ऑक्सीजन देके ही, दूसरी बार ऑक्सीजन देके ही जो है हम सक्शन करेंगे दूसरी बार. और हमेशा कोई भी जगह पे सक्शन करते हैं 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के अलावा. एंडोट्रेकियल में ही सिर्फ और सिर्फ, एंडोट्रेकियल में नहीं, पर कौन से की जो हम यूज़ करते हैं बराबर, उसी के अंदर जो है वो 15 सेकंड से ज़्यादा होता है. अदरवाइज़ जो है वो सबके अंदर जो है सक्शनिंग 10 सेकंड से जो है कम ही करते हैं, और सब में पहले जो है हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द नर्स इज चेंजिंग अ पेशेंट्स ट्रैकोस्टॉमी टाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ द न्यू टाइज शुड बी सिक्योर्ड. ट्रैकोस्टॉमी टाई को चेंज कर रही है, न्यू टाई को वो कैसे सिक्योर करेगी वहाँ पे. तो टाइट इनफ टू कंप्रेस द जुगुलर वेन्स एंड लूज इनफ टू परमिट 3 fingers टू फिट बिटवीन द टैप एंड नेक. टाइट इनफ टू कीप द ट्यूब सिक्योरली इन द स्टोमा एंड लूज इनफ टू परमिट 2 fingers टू फिट बिटवीन द टैप एंड नेक. बराबर. पहले मैं क्या बोला, जुगुलर वेन ही कंप्रेस होनी चाहिए, लूज़ इतना रखो कि 3 finger जाए. तो इतना लूज़ भी नहीं रखना है, ना इतना टाइट करना है कि जुगुलर वेन्स को कंप्रेस कर जाए. ऑप्शन सी देखो कि लूज इनफ टू अलाउ फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द ट्यूब. तो पूरी ट्यूब ही डिस्क्लोज होने के चांसेस रहेंगे, इतना भी लूज़ नहीं रखना है. या टाइट इनफ टू प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द ट्यूब. टाइट करने से भी स्किन का ब्रेकडाउन हो सकता है. ठीक है, तो ये भी नहीं करना है. तो क्या करना है कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि टाइट इनफ
टू कीप द ट्यूब सिक्योरली इन द ट्यूब ऑन द स्टोमा, एंड इतनी लूज रखनी है कि हमारी 2 फिंगर मूवमेंट जो है वो हो पाए टैप एंड नेक के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अ पेशेंट्स ट्रैकेस्टोमी ट्यूब बिकम्स डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग द ट्रैकेस्टोमी केयर। हम पेशेंट की ट्रैकेस्टोमी केयर कर रहे थे, अचानक से उसकी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब निकल जाती है, डिस्क्लोज्ड हो जाती है। द नर्स इज़ अनेबल टू री इंसर्ट द ट्यूब। नर्स जो है वो री इंसर्ट नहीं कर पा रही है ट्यूब को, तो व्हाट शुड द नर्स इज नेक्स्ट स्टेप। तभी नर्स इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी? कंटिन्यू विद द ट्रैकेस्टोमी केयर करती रहेगी, सक्शन करेंगी, रिप्लेस द ट्यूब विद अ न्यू वन, या नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो अभी वो इंसर्ट नहीं कर पा रही है तो क्या करेंगी, फटाफट से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म करेंगी, बराबर। अदरवाइज जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। व्हेन परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग द नर्स नोट्स अ डिक्रीज इन हार्ट रेट बाय 20 बीट्स पर मिनट। मैंने पहले ही आपको समझा दिया ये, है ना, ओके, कि एंडोट्रेकियल सक्शनिंग हो रहा है। सक्शनिंग कोई भी हो, पेशेंट की कंडीशन क्या है देखो कि सिर्फ उसको 20 बीट्स पर मिनट आ रहे हैं, मतलब कि ब्रेडिकार्डिया हो गया है। तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? कंटिन्यू सक्शनिंग अंटिल ऑल सिक्रीशन आर रिमूव्ड, भले हो जाए ब्रेडिकार्डिया, हमको तो सक्शनिंग करते ही रहना है जब तक उसको सारे सिक्रीशन निकल ना जाए। इंक्रीज द सक्शन प्रेशर बढ़ाना है। स्टॉप सक्शनिंग एंड अप्लाई ऑक्सीजन और मैन्युअली वेंटिलेट, या नोटिफाई दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मैंने क्या बोला था कि जब भी ब्रेडिकार्डिया हो सक्शन को स्टॉप करके ऑक्सीजन देना है, बराबर, क्लियर है, और मैन्युअली वेंटिलेट करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर पेशेंट सिर्फ डिस्ट्रेस्ड होता तो थोड़ी देर के लिए सक्शन बंद करते और उसको रेस्ट करने देते हैं ना। चलो गुड। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। द नर्स नोज टू lubricate the catheter by dipping it into what type of solution? Sterile water or saline, hydrogen peroxide, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो सक्शन कैथेटर जब भी हम लेके जाते हैं सक्शन की प्रोसीजर के लिए 100 ml का हम NSB साथ में लेके जाते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, या तो स्टेराइल वाटर या फिर सलाइन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अ पेशेंट विथ ट्रैकियोस्टोमी इज इन नीड फॉर सक्शनिंग। ट्रैकियोस्टोमी लगाई हुई है, उसको सक्शनिंग की रिक्वायरमेंट है। What is the appropriate position to place the patient in for this procedure? सक्शनिंग करते टाइम हम पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे? सुपाइन, प्रोन, सेमी फाउलर्स और फाउलर्स, या ट्रेंडलनबर्ग। तो हम जो है वो पेशेंट को बोल सकते हैं सेमी फाउलर्स या फाउलर्स पोजीशन देंगे, क्योंकि उसमें हेल्प टू द पेशेंट टू कफ एंड ब्रीथ मोर इजीली ड्यूरिंग द सक्शनिंग। दिस पोजीशन ऑल्सो यूजेज ग्रेविटी टू एड इन द इंसर्शन ऑफ द कैथेटर, और इसी पोजीशन से हम सक्शन कैथेटर भी इजीली इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सेमी फाउलर्स या फाउलर्स पोजीशन देते हैं सक्शनिंग के टाइम। सी इज करेक्ट। व्हाट इज द रेशनल फॉर रोटेटिंग द सक्शनिंग कैथेटर वाइल विड्रॉइंग इट ड्यूरिंग द एंडोट्रेकियल सक्शनिंग? या कोई भी सक्शनिंग करें हम उसको जब विड्रॉल करते हैं तब रोटेट करके निकालते हैं, क्यों? टू प्रिवेंट इंजरी टू द ट्रेकियल मिकोजा, टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, टू एनहांस सक्शनिंग इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली तो जो बोले कि इसलिए हम रोटेट करके निकालते हैं और बार बार निकालते वक्त हम इंटरमिटेंट सक्शनिंग करते रहते हैं, ठीक है। डालते हैं तब कभी भी सक्शनिंग नहीं होता है, जब हम कैथेटर को निकालते हैं तब इंटरमिटेंट सक्शन होता है और कैथेटर को रोटेटिंग मैनर में जो है हम विड्रॉ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेकियल म्यूकोसा में कोई इंजरी ना हो पाए, पेशेंट को कंफर्ट फील हो और सक्शनिंग जो है वो हमारा इफेक्टिव हो पाए। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबोव। What should the nurse do if the suction catheter meets resistance during insertion into the tracheostomy tube? अगर हमको सक्शन कैथेटर डालते समय पेशेंट की ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है और हम सक्शन करना चाहते हैं, सक्शन कैथेटर डालते हैं पर जा नहीं पाता, कोई ना कोई वहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स द कैथेटर पास्ट द रेजिस्टेंस आ रहा है तो हम जोर से धक्का देके उसको डालेंगे। स्टॉप एंड रिमूव द कैथेटर, कंटिन्यू टू इंसर्ट द कैथेटर, या विड्रॉ द कैथेटर 1 to 2 centimeter above एंड अप्लाइंग द सक्शन।
हम क्या करेंगे कि जहाँ से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस होता है 1 to 2 सेंटीमीटर कैथेटर को थोड़ा अबव करेंगे और फिर जो है सक्शन करेंगे। यही एक्चुअली सही जो है साइड भी है ना सक्शन की। तो 1 to 2 सेंटीमीटर उसको विड्रॉ करेंगे और फिर सक्शन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। हाउ मेनी सक्शन पासेस शुड बी मेड पर सक्शनिंग एपिसोड व्हेन परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। तो एंडोट्रेकियल सक्शनिंग में कितने सक्शन पासेस होते हैं बराबर, तो 2, 4, 6 या 8। तो बोला जाए तो 4 सक्शन पासेस शुड बी मेड फॉर पर सक्शनिंग एपिसोड। एक सक्शन एपिसोड में आप 4 बार बराबर 10 सेकंड फिर वेट करना है 15 से 20 मिनट का, फिर से कर सकते हैं। ऐसे आप 4 बार जो है कर सकते हो 4 पासेस में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो 4 इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक है कि बोले तो कि 4 सक्शन passes should be made per suctioning episode when performing the endotracheal suctioning. What should a nurse use to clean the suction catheter between suction passes during endotracheal suctioning? तो हम सक्शन कैथेटर को किसके थ्रू क्लीन करेंगे, अभी मैंने समझाया। स्टेराइल वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। सक्शन कैथेटर सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, फिर उसको फेंक देना है। दूसरी बार अगर सक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम नया सक्शन कैथेटर ही हर एक टाइम लेके जाएंगे और हमेशा नई नॉर्मल सलाइन या स्टेराइल वाटर का यूज़ भी करेंगे। एक ही नॉर्मल सलाइन का या स्टेराइल वाटर का भी हम यूज़ नहीं करेंगे ना, एक ही सक्शन कैथेटर का यूज़ करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि आप अभी गए हो सक्शन कैथेटर लेके और आपने एक बार सक्शन किया, ब्रीथ साउंड सुना, फिर से ब्रीथ साउंड खराब आ रहा है, सिक्रीशन और है, तो 10 सेकंड्स तक तो किया था, वहीं खड़े हो, थोड़ा वेट किया, फिर से कर रहे हो बराबर, तो उसके अंदर नया नया कैथेटर यूज़ नहीं होता है, उसके अंदर नई नई 100 ml की बॉटल यूज़ नहीं होती है। पर मान लो कि आपने अभी सक्शन किया, उसके 2-4 घंटे के बाद फिर से ब्रीथ साउंड्स ख़राब आ रहा है और सक्शन की रिक्वायरमेंट है, सिक्रीशन है, तो हम नया कैथेटर और नई नॉर्मल सलाइन की या स्टेराइल वाटर बॉटल की यूज़ करेंगे। समझे आप इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्टेराइल वाटर इज करेक्ट, अदरवाइज द नॉर्मल सलाइन। Which of the following is an appropriate step in the procedure for the endotracheal suctioning? एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप कौन सा है? अप्लाइंग सक्शन वाइल इंसर्टिंग दी सक्शन कैथेटर। हमको सक्शन तब लगाना है जब कैथेटर को इंसर्ट करें, और ये मैंने अभी ही सिखाया आपको कि कब सक्शनिंग लगाना है, कैसे लगाना है। सक्शनिंग फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 सेकेंड्स पर सक्शन पास। यूजिंग अ क्लीन हैंड टू डिस्कनेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेटर। सक्शनिंग अंटिल द हार्ट रेट डिक्रीजेज बाय द 30 बीट्स पर मिनट। तो क्या आएगा कि एक होल जैसा होता है, वहाँ पे हम फिंगर रखते हैं या थंब रखते हैं कि जितनी बार हम वहाँ पे प्रेशर पुट करेंगे सक्शन होगा, निकाल देंगे तो सक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि यूजिंग अ क्लीन हैंड टू डिस्कनेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेटर। ठीक है, ये आएगा, और उसको वेंटिलेटर से भी निकाल देना है क्योंकि उसको कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शन ना हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि 15 सेकंड तक भी नहीं करते, 10 सेकंड्स तक ही करते हैं, और इसका बीट्स के ऊपर, हार्ट बीट्स के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट का खास हम चेक करते हैं, हार्ट रेट का तो सिर्फ इसलिए कि सक्शन कर रहे हो, ब्रेडिकार्डिया जाए तो ऑक्सीजन फिर से देंगे, इसलिए करते हैं। What is appropriate negative pressure to use when suctioning an adult patient using a wall suction unit? ठीक है, वॉल सक्शन यूनिट है, एडल्ट पेशेंट है, तो कितना सक्शन प्रेशर यूज़ होगा? 40 to 60 mm of Hg, 50 to 100 mm of Hg, 100 to 120 mm of Hg, या 150 to 200 mm of Hg। तो एडल्ट पेशेंट में वॉल के अंदर अप्रोप्रिएट नेगेटिव प्रेशर इसमें पहले तो लगाया जाता है। टू हाई और टू लो प्रेशर में लीड टू ट्रॉमा और इनइफेक्टिव सक्शनिंग, और इसीलिए जब वॉल सक्शन करते हैं और एडल्ट पेशेंट होता है तो हम 100 to 120 mm of Hg प्रेशर डालते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। A nurse is caring for a patient who needs endotracheal suctioning. नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है कि जिसको एंडोट्रेकियल सक्शनिंग की ज़रूरत है। What should the nurse do if the patient's heart rate increases? यहाँ पे पेशेंट के हार्ट रेट बढ़ गए by 40 beats per minute during suctioning.
ठीक है, बड़े हैं तो कितने बड़े देखो तो जरा, 40 बड़े ना, मतलब वो तो नॉर्मल से तो काफ़ी कम है ना। तो क्या करेंगी, कंटिन्यू सक्शनिंग अंटिल ऑल सिक्रीशंस आर रिमूव्ड, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, इंक्रीजेज सक्शन प्रेशर, स्टॉप सक्शनिंग, अप्लाई ऑक्सीजन और मैन्युअली वेंटिलेट द पेशेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे भी सक्शनिंग को बंद करेंगी क्योंकि ये हाइपोक्सिया का ही साइन है। ठीक है, या एन इंक्रीज इन हार्ट रेट बाई 40 कोई बढ़ा हुआ नहीं है, ये लैंग्वेज थोड़ा ऐसा किया है कि आपको डर लगे। ठीक है, और हाइपोक्सिया वाइगल स्टिमुलेशन लगेगा, इसके लिए नर्स सक्शन को बंद करेगी, ऑक्सीजन देगी बराबर, या फिर मैन्युअली वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को। राइट है, तो क्या आंसर सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, स्टॉप सक्शनिंग, अप्लाई ऑक्सीजन और मैन्युअली वेंटिलेट दी पेशेंट। नेक्स्ट देखो कि नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म एंडोट्रेकियल सक्शनिंग ऑन अ पेशेंट। नर्स पेशेंट को तैयार कर रही है एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड द नर्स टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसमें से नर्स ऐसा कौन सा स्टेप लेगी कि जिसमें वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। वियरिंग अ मास्क एंड आई शील्ड, यूजिंग नॉन स्टेराइल ग्लव्स, सक्शनिंग विदाउट अ मास्क, नॉट यूजिंग एन आई शील्ड। तो इसमें यह भी पूछ सकता है कि आप एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कर रहे हो तो आप कौन सा पीपीई किट पहन के करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या पहनोगे आप एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मास्क और आई शील्ड पहनोगे। दिस हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए कि हम मास्क और आई शील्ड दोनों पहनेंगे ताकि कोई भी सिक्रेशंस ऐसा हो कि जो स्प्रेड हो तो भी हमको उसका इन्फेक्शन ना लगे, है ना। ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग द नर्स प्लान्स टू लुब्रिकेट द सक्शन कैथेटर बाय डिपिंग इट इनटू व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमको पता है, ये तो तीसरी बार आया, चलो वेरी गुड। तो हम सक्शनिंग के टाइम सक्शन कैथेटर को लुब्रिकेट करने के लिए कौन से सॉल्यूशन में डिपिंग इन करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, स्टेराइल सलाइन और वाटर में, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब में। ऑब्वियसली स्टेराइल सलाइन या वाटर के अंदर, है ना, स्टेराइल सलाइन, नॉर्मल सलाइन या स्टेराइल वाटर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो, व्हाट पोजीशन शुड अ कॉन्शियस पेशेंट बी प्लेस्ड इन ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। ये क्वेश्चन भी आगे आ चुका है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से बदल दी है। सक्शनिंग करते टाइम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे बराबर, क्योंकि कैथेटर इजीली अंदर चला जाए और पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इजीली पेशेंट सक्शनिंग के टाइम भी कफ या ऐसा कुछ कर पाए हो, तो इसके लिए हम पेशेंट को जो है वो कफ एंड ब्रीथ इजीली कर पाए। ऑल्सो यूजेस ग्रेविटी टू एड इन द इंसर्शन ऑफ द कैथेटर। सुपाइन पोजीशन देते हैं, प्रोन देते हैं, सेमी फाउलर्स या फाउलर्स देते हैं, या ट्रेंडनबर्ग देते हैं। तो ऑब्वियसली हम सेमी फाउलर्स या फाउलर्स देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्या है कि अ नर्स इज परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, हाउ मेनी फिंगर्स शुड फिट बिटवीन द ट्रेकियोस्टोमी टैप एंड द नेक टू एंश्योर द टैप इज नाइदर टू टाइट नॉर टू लूज। हमें पढ़ा था ना, स्टोमा बराबर जो है वो उसमें फिट हो जाना चाहिए और 2 फिंगर जो है उसमें टैप और नेक के बीच में हमारी घूमनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट उतना डिस्टेंस रखना है। तो आंसर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ज़्यादा जो है वो लूज भी नहीं रखना, ज़्यादा टाइट भी नहीं, सिर्फ 2 फिंगर्स उसमें मूव होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। A nurse is preparing to perform endotracheal suctioning on a patient. नर्स पेशेंट का एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कर रही है। What type of gloves should the nurse use during this procedure? ये प्रोसीजर जो सक्शनिंग की प्रोसीजर है वो स्टेराइल प्रोसीजर है ना। तो आप कौन से ग्लव्स यूज़ करेंगे, नॉन स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स, डबल ग्लव्स या नो ग्लव्स आर नीडेड। तो ऑब्वियसली हम असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करेंगे प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए और स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। The nurse is performing endotracheal suctioning after applying suction बराबर, नर्स जो है वो एंडोट्रेकियल सक्शन कर रही है और सक्शन करने के बाद कैथेटर को रिमूव कर रही है। उसके बाद उसका नर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीइंसर्ट द कैथेटर विदाउट अप्लाइंग सक्शन, वेंटिलेट द पेशेंट 3 to 5 minutes बिटवीन सक्शनिंग और एनकरेज द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ,
Insert the catheter 1 to 2 centimeter deeper to suction any remaining secretions. Turn off the suction machine. तो सक्शन करते समय पहले, सक्शन करने के बाद दोनों टाइम पेशेंट को ऑक्सीजनेट किया जाता है 100% ऑक्सीजन से, बराबर। तो यहाँ पे भी सेम, हमने सक्शन कर लिया, कैथेटर को निकाल दिया, तो क्या करेंगे, पेशेंट को 3 to 5 मिनट्स तक जो है वो क्या करेंगे, वेंटिलेट करेंगे पूरा, है ना। और उसको एनकरेज करेंगे कि उसको कफ करना है तो भी कर पाए, और डीप ब्रीथ करें। कफ करते टाइम स्पेशली जब आप ट्रैकोस्टोमी ट्यूब में पेशेंट को बोलते हैं कि कफ कीजिए, तो ये खास ध्यान रखना है कि ट्यूब जो है उसकी वो डिस्क्लोज ना हो जाए, निकल ना जाए प्रेशर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, कि वेंटिलेट द पेशेंट 3 to 5 टाइम्स बिटवीन सक्शनिंग और एनकरेज द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो फुल्ली वेंटिलेट हो जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा, रिलैक्स लगेगा। अ नर्स इज परफॉर्मिंग endotracheal suctioning on a patient. The patient's heart rate increases by 50 beats per minute. During the procedure, what should the nurse do? नॉर्मल से तो हार्ट रेट कम ही है, सेम आंसर आएगा। देखो क्या क्या ऑप्शन है, कंटिन्यू द सक्शनिंग प्रोसीजर अंटिल ऑल सिक्रीशंस आर रिमूव्ड, इंक्रीज द सक्शन प्रेशर टू रिमूव सिक्रीशंस फास्टर, स्टॉप फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, और मैन्युअली वेंटिलेट द पेशेंट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। तो क्या आएगा, सक्शन को बंद करो, ऑक्सीजन दो, या फिर मैन्युअल वेंटिलेट करो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आफ्टर परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द नर्स टू टेक रिगार्डिंग द सक्शन कैथेटर? एंडोट्रेकियल सक्शन कर लेने के बाद नर्स सक्शन कैथेटर का केयर कैसे करेंगी? लीव इट कनेक्टेड टू द सक्शन मशीन, वैसे ही सक्शन मशीन से कनेक्टेड रखेंगे उसको। क्लीन ईट विद एन अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, उसको क्लीन करेगी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ा है, अगर आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान होगा तो आपको आंसर मिल चुका होगा। डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द सक्शन ट्यूबिंग्स एंड डिस्पोज्ड ऑफ इट प्रॉपरली। प्लेस इट ऑन द पेशेंट्स बेड साइड ट्यूब टेबल फॉर द फ्यूचर यूज़। हम क्या करते थे, एवरी टाइम हमने एक बार सक्शन किया, 2 से 4 घंटे के बाद फिर से सक्शन करना है, नया सक्शन कैथेटर, नई नॉर्मल सलाइन या स्टेराइल वाटर बॉटल की बॉटल लेके हम जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी देखो कि डिस्कनेक्ट करेंगे उसको सक्शन ट्यूबिंग से और डिस्पोज कर देंगे प्रॉपरली, मतलब कि रेड बैग के अंदर इसको डाल देंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहने वाला है हमारा। उसको कहीं पे भी लटका के छोड़ के नहीं जाना आपको, ठीक है, बेड साइड पे, टेबल पे, क्योंकि इसका दोबारा यूज़ होने ही वाला नहीं है ना, इसको डिस्पोज ही करना है आपको। और दूसरी बार जब आते हो नया लेके आओ। अ नर्स इज परफॉर्मिंग टू परफॉर्म preparing to perform endotracheal suctioning on a patient. Which of the following is the reason why the nurse would wear a mask and eye shield during the procedure? ये आगे आ गया था कि पहनते क्या है, तो के आई शील्ड और मास्क पहनते। अभी यहाँ पूछा है कि क्यों पहनती है, टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, टू प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ये भी मैंने आपको बताया था आगे। चलो, टू एंश्योर द पेशेंट्स कंफर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, या टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द सक्शन कैथेटर। ऑब्वियसली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम द ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरी गुड। द nurse is performing endotracheal suctioning on a patient. What should the nurse do if resistance is encountered while inserting the suction catheter? वो डाल रही है सक्शन कैथेटर, रेजिस्टेंस आ रहा है तो क्या करेंगी, फोर्स द कैथेटर पास्ट द रेजिस्टेंस, विड्रॉ द कैथेटर 1 to 2 सेंटीमीटर बिफोर अप्लाइंग द सक्शन, इंक्रीज द सक्शन प्रेशर, या कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। ऑब्वियसली वो क्या करेंगी, ऑप्शन नंबर बी कि विड्रॉ द कैथेटर 1 to 2 सेंटीमीटर बिफोर, और फिर वो सक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगी, ठीक है, क्योंकि इंजरी ना हो ट्रैकियल म्यूकोजा में, इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आफ्टर एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, पेशेंट्स हार्ट रेट डिक्रीजेज बाय 25 beats per minute. What is the appropriate nursing response? Continue with the suctioning procedure, notify the healthcare provider immediately, stop suctioning,
administer oxygen or manually ventilate the patient, increase the suction pressure, to finish the procedure more quickly. ये भी हमको पता है, ब्रेडिकार्डिया होता है तो हम सक्शन को स्टॉप करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, या वेंटिलेट से या मैन्युअली करते हैं पेशेंट को वेंटिलेट, है ना, पर ऑक्सीजन देते हैं इंसर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ओके, हो गया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कमेंट, है ना। चल नेक्स्ट, कि a nurse is preparing to perform oropharyngeal suctioning on a patient. Which position should the conscious patient be placed in? सुपाइन, प्रॉन, सेमीफाउलस या टंडनबर्ग? ऑब्वियसली कौन से देंगे हम, सेमीफाउलस या फाउलस, क्योंकि पेशेंट भी इजीली ब्रीथ एंड कफ कर पाए और हम भी सक्शन कैथेटर को इजीली इंसर्ट कर पाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सेमीफाउलर एंड फाउलर पोजीशन। What should a nurse do immediately after performing oropharyngeal suctioning on a patient? ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करने के बाद नर्स जो है वो इमीडिएटली क्या करेंगी? एडमिनिस्टर एन एनाल्जेसिक, रीअसेस द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस, एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, या पोजीशन द पेशेंट इन द प्रोन पोजीशन। तो ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग या कोई भी सक्शनिंग कर देने के बाद वो पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करेंगी, ब्रीथ साउंड्स देखेंगी कि प्रोसीजर हमने जो किया वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, पेशेंट का ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं, कि अभी भी सक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको फिर से, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करती है, ऑप्शन नंबर बी, रीअसेस द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस या ब्रीद साउंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जिन भी बच्चों ने आईसीयू में, ओटी में, इमरजेंसी में काम किया होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे, है ना। चल, what size suction catheter should a nurse use for oropharyngeal suctioning in an adult patient? तो 4 to 6 French, 8 to 10 French, 12 to 18 French या 20 to 22 French। तो एडल्ट पेशेंट के लिए ओरोफेरेंजियल सक्शन कैथेटर का साइज हम यूज़ करते हैं 12 to 18 French। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलो गुड। नेक्स्ट क्या है कि what should the nurse instruct the patient to do during the oropharyngeal suctioning procedure? What should the nurse instruct the patient to do? ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करते समय नर्स पेशेंट को क्या करने के लिए बोलती है? होल्ड देयर ब्रीद, सांस को रोक के रखिए, कफ, स्वेलो या डीप ब्रीथ। तो ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करते टाइम नर्स पेशेंट को कफ करने के लिए एनकरेज करती है। दिस हेल्प्स टू डिस्लोज एंड रिमूव दी सिक्रीशन की, जिसकी वजह से भी सिक्रीशंस जो है वो अपनी साइड से डिस्लोज हो पाए और सिक्रीशन इजीली निकल पाए, इसलिए कफ करने को बोलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहेगा। हाउ लॉन्ग शुड ईच सक्शन अटैम्प्ट लास्ट ड्यूरिंग ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग? बराबर, 5 to 10 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड्स या 20 to 25 सेकेंड्स। तो मैंने बोला था कि मिनिमम टू मिनिमम 10 सेकेंड्स करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे ओरोफेरेंजियल के लिए कि आप जो है वो 10 to 15 सेकेंड्स तक कर पाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड किया तो हाइपोक्सिया हो जाएगा और एयरवे में ट्रॉमा होने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 to 15 सेकेंड्स तक जो है हम सक्शन कर पाते हैं एक बार में। A nurse is performing oropharyngeal suctioning on a patient. What type of glove should the nurse use during this procedure? ओरोफेरेंजियल जो है उसके दरमियान हम जो है वो नॉन स्टेराइल पहनेंगे, स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे, डबल ग्लव या नो ग्लव। तो यहाँ पे जो है वो ओरोफेरेंजियल एक ही ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उतना होना वो कम होता है, यहाँ पे हम नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहनते हैं। अदरवाइज सबके अंदर हम कोई भी सेक्शन करें एंडोट्रेकियल ट्रेकोस्टोमी, हम स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे एक्सेप्ट वन ऑफ द ओरोफेरेंजियल सेक्शनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये एक्सेप्शन भी याद रखना। ड्यूरिंग ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग वेयर शुड द नर्स इंसर्ट द सक्शन कैथेटर? ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग में नर्स कैथेटर को कहाँ डालेगी? इनटू द माउथ, अलोंग द गम लाइन टू द फेरिंग्स, डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया तो ट्रैकियोस्टोमी होता, थ्रू द पेशेंट्स नॉस्ट्रिल टू द फेरिंग्स तो नेजोफेरिंग्स होता,
थ्रू द पेशेंट्स माउथ टू द स्टमक तो नासोगैस्ट्रिक होता। हमको तो ओरोफेरेंजियल पूछा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, माउथ अलोंग द गम लाइन और टू द फेरिंग्स, है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा। When is oropharyngeal suctioning necessary? ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग कि जिसके अंदर हम नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहनते हैं, उसमें क्या नेसेसरी है? When the patient has a persistent cough, when the patient is experiencing difficulty in breathing due to accumulated secretions, when the patient has a high fever, या when the patient is unconscious। ऑब्वियसली कि जब पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो और सिक्रीशन एक्यूमुलेट हो रहा हो, तब जो है हम क्या करते हैं? तो सक्शनिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आफ्टर परफॉर्मिंग ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग, हाउ शुड द नर्स क्लीन द यूज्ड सक्शन कैथेटर? ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग कर देने के बाद सक्शन कैथेटर को नर्स क्या करेंगी? सक्शन कैथेटर को तो फेंक ही देना है ना। विथ एन अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, विथ वार्म सॉपी वाटर, विथ ब्लीच बेस्ड सॉल्यूशन से क्लीन करेगी, या द सक्शन कैथेटर इज डिस्पोजेबल एंड शुड नॉट बी क्लीन। उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फेंक दो, रिप्लेस करो और नया यूज़ करना अब नई बार से, ठीक है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी कि दिस सक्शन कैथेटर इज डिस्पोजेबल एंड शुड नॉट बी क्लीन। क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, उसको जो है वो आप जो बोलते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर डिस्पोज्ड कर दो, है ना। वॉट शुड ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग बी डिसकंटिन्यूड? ठीक है, ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग जो है कब हम डिसकंटिन्यूड करते हैं? आफ्टर 5 minutes टोटल ऑफ सक्शनिंग, व्हेन द पेशेंट्स हार्ट रेट डिक्रीज, व्हेन द पेशेंट्स ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इज अबोव 95%, या व्हेन द पेशेंट्स सिक्रीशन हैव अ ग्रीन कलर। ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग को हम 5 minutes तक कर पाते हैं। मल्टीपल और प्रोलॉन्ग सक्शनिंग से हाइपोक्सिया और एयरवे होगा। कंटिन्यू 5 minute नहीं करते, 10 to 15 सेकेंड किया, फिर बीच में 30 minutes का ब्रेक देते हैं, या 10 to 15 minutes का ब्रेक, फिर से 10 to 15 सेकेंड करने का है। ऐसे 5 minute तक कर सकते हैं, समझे। तो आफ्टर 5 minutes टोटल ऑफ द सक्शनिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। What should a nurse do if the patient exhibits signs of respiratory distress during oropharyngeal suctioning? जब नर्स ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग कर रही है और पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की साइन आती है, तो नर्स क्या करेंगी? कंटिन्यू विद द सक्शनिंग प्रोसीजर, फिर भी वो सक्शनिंग प्रोसीजर करती रहेंगी। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड पोज द सक्शनिंग प्रोसीजर, इमीडिएटली परफॉर्म द चेस्ट कंप्रेशंस, या एडमिनिस्टर अ सेडेटिव टू काम द पेशेंट। देखो, डिस्ट्रेस जब भी पेशेंट होता था, हम सक्शन को स्टॉप और पेशेंट को रेस्ट करने देते थे, बट ऐसा एमसीक्यूज का ऑप्शन ही अभी नहीं है। तो हम उससे बेटर कौन सा करेंगे? ये कि ऑक्सीजन देंगे और सक्शन को पोज करेंगे थोड़े टाइम, सक्शन प्रोसीजर को थोड़ी देर स्टॉप और पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। ऑप्शन नंबर बी के एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड पोज द सक्शन प्रोसीजर। What piece of personal protective equipment PPE should the nurse put on before performing oropharyngeal suctioning? है ना, PPE कौन सा पहनेगी वे सक्शन करते समय? स्टेराइल गाउन, फेस शील्ड, शू कवर्स या हेयर नेट? तो क्या पहनेगी वो? फेस शील्ड और साथ में मास्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि फेस शील्ड और साथ में मास्क भी पहनेगी, ठीक है, जिससे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ना हो पाए, ओके, और खुद को बचा पाए। तो ये यहाँ पे करेक्ट था। आज का सेशन हमने यहाँ तक ही देखा है, आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।